हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज की क्लास हम एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें इन बाधाओं का दुगनी मेहनत कर डटकर मुकाबला करना है और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। हमें मंजिल की औकात दिखानी है और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। हमें अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या का परिचय करेंगे, फिर हम उसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वृद्धि, फिर घनत्व और फिर संगठन, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम जनसंख्या का परिचय करते हैं। जनसंख्या है क्या? जनसंख्या, इनका हम साधारण शब्दों में हम जन का मतलब होता है व्यक्ति, मनुष्य या लोग। संख्या का मतलब होता है नंबर। तो लोगों की जनसंख्या का मतलब हुआ लोगों की संख्या। और लोगों की संख्या, अब लोगों की संख्या कैसे पता चलती है? यह कार्य कौन करता है? यह कार्य केंद्र सरकार करती है। लोगों की गिनती का कार्य करती है जो केंद्र सरकार करवाती है। अपने गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य होता है। गृह मंत्रालय है जो एक महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करता है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसमें सी चंद्रमौली को नियुक्त किया गया था सेंसस जनगणना आयुक्त। और फिर राज्यों के लिए जनगणना महानिदेशक होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग जनगणना महानिदेशक होते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। जितनी भी जनगणना की जाती है वो 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। भारत में जनगणना के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं अर्थशास्त्र में मिलते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें मिलते हैं। मध्यकाल में मुग़ल काल आता है। मुग़ल काल के समय में आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें जनसंख्या के साक्ष्य मिलते हैं। और आधुनिक काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। उस समय लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। व्यवस्थित या संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। ये लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। ये प्रथम जनगणना थी। उसमें पूरी जनगणना नहीं हो पाई। उसमें बहुत सारी देशी रियासतें थी, वहाँ पर जनगणना का कार्य नहीं किया जा सका। लेकिन व्यवस्थित और संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अब हमारे वर्तमान में जो जनगणना पुस्तक में आंकड़े चल रहे हैं वो वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या थी जो वो 1,121.01 करोड़ जनसंख्या थी। ये पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है। चीन के बाद भारत दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। पहले स्थान पर चीन आता है, उसके बाद भारत आता है। तो चीन के बाद भारत दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। फिर आते हैं हम भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को अगर मिला दें तो उस जनसंख्या से भी अधिक भारत की जनसंख्या है। ये हमारे देश की जो अधिक जनसंख्या है वो सीमित संसाधनों पर क्या विपरीत प्रभाव डालती है।
क्योंकि संसाधन है जो सीमित है, जनसंख्या है वो वृद्धि कर रही है, उसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए संसाधनों पर उसका क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। फिर आता है, और ये अधिक जनसंख्या के कारण हमारे देश में सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए उत्तरदायी कौन है, अधिक जनसंख्या। अगर अधिक जनसंख्या है तो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होगी। अब आते हैं हम जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव। भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या का वितरण का जो प्रतिरूप है हमारे देश में, वो प्रतिरूप है वो अत्यधिक असमान है। कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर मध्यम है। तो ये वितरण है जो असमान रूप से है, मतलब समान रूप से नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर 1.04% जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश में 0.84% जनसंख्या है, उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या है। यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है। और क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है। हमारे देश का जो असमान स्थानिक वितरण है वो क्या बताता है हमें, जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों के मध्य घनिष्ठ संबंध बताता है। यह समान स्थानिक वितरण है जो जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों के मध्य घनिष्ठ संबंध बताता है। अब भूविन्यास, जल की उपलब्धता और के साथ साथ जलवायु, ये तीनों कारक है जो भारत की जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का वितरण होता है उस पर इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जैसे उत्तर भारत के मैदान हैं, डेल्टा हैं, तटीय मैदान हैं, ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले और हिमालय के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि उत्तर भारत के मैदान, डेल्टाओं, तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, उत्तर भारत के मैदान है, यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होता है, डेल्टाओं में भी कृषि का कार्य उत्पादन ज़्यादा होता है, तटीय मैदानों वहाँ पर भी खाद्यान्न सामग्री अधिक मिलती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और वहाँ की जलवायु भी रहने योग्य है। फिर आता है सिंचाई के विकास। सिंचाई के विकास के कारण राजस्थान में जहाँ पर पहले कम जनसंख्या थी, वहाँ पर अब जनसंख्या का बसाव है वो अधिक होने लगा है। जैसे इंदिरा गांधी नहर के कारण, इंदिरा गांधी नहर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत अधिक होने लगा है। इसी प्रकार खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है, यहाँ पर खनिज मिलने लगे और ऊर्जा संसाधन है, इसलिए झारखंड में जनसंख्या का बसाव भी अधिक बढ़ने लगा है। परिवहन जाल के विकास, यातायात के साधन, सड़क, रेल, वायुयानों के विकास के कारण प्रायद्वीपीय राज्य है, वहाँ पर भी विरल जनसंख्या के जो क्षेत्र थे वो उच्च जनसंख्या के क्षेत्र हो गए हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, महाराष्ट्र, पुणे, जयपुर के नगरीय क्षेत्र है वो औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के जनसंख्या का घनत्व है जो अधिक बढ़ रहा है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक बढ़ रही है।
आशा करता हूँ कि ये जनसंख्या का परिचय और जनसंख्या का वितरण आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं क्लास की समाप्ति करता हूँ। कल इसी टाइम मिलते हैं। नमस्कार।